पाकिस्तान के लिए किस तरीके से भारत का रुख खड़ा हो गया वो आपको बता दें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां को जाने वाला अपने हिस्से का जो पानी है उसे रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी। इस पानी को मोड़कर कश्मीर और पंजाब को दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि इन तीनों नदियों पर बने प्रोजेक्ट्स की मदद से पाकिस्तान को दिए जा रहे पानी को अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। लगभग 50 बरस गुजर गए। जो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख दरिया, प्रमुख नदी थी रावी, उसका सारा का सारा पानी लगभग पाकिस्तान में बहता रहा। एक योजना बनाई गई थी शाहपुर कंडी डैम की, जिसका उल्लेख आदरणीय नितिन गडकरी जी के ट्वीट में आता है। वो योजना लगभग 40 बरस पहले बनाई गई, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में रखा गया। अब वो क्या इरादा था उसे ठंडे बस्ते में रखने का। और अगर वो डैम बन गया होता तो जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर में कठुआ का, पंजाब में गुरदासपुर का, वहाँ एक तरफ तो सिंचाई की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती, दूसरा वो क्षेत्र बिजली से मालामाल होता। अब बिजनेस बंद किया। सरकार का ये फैसला है कि 200% उन पर ड्यूटी लगा दी गई। उनके साथ जो क्रिकेट खेलते हैं कोई भी संबंध उनके साथ ना रखें, और ये सबसे बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले समय में जब पानी की भी उनको जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी तो निश्चय ही उस पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान को आने वाले समय में पूरे विश्व से अलग करेंगे और उनकी हुक्का पानी जिसको बंद करना है वो करें। जो उन्होंने कहा ये उच्च बराज जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाला है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई जो पानी जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल होगा ठीक है, उसके अलावा जो पानी बचेगा वो हम पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे, बल्कि हम उस पानी को पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की तरफ उसको मोड़ देंगे। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पानी है इसके ऊपर राइट हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। तो इसमें ना पाकिस्तान को कोई आपत्ति होनी चाहिए, ना ही और किसी को। दिल्ली से हमारे साथ संदीप बोल, हमारे सहयोगी अमित पांडे, और श्रीनगर से रफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख संदीप का करना चाहूंगी। संदीप, क्योंकि 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत उस समय भी ये बात उठी थी कि जो प्रतिशत अगर देखा जाए तो ज्यादा प्रतिशत पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता था, भारत को कम प्रतिशत पानी संधि के तहत भी मिलता था। लेकिन अब पूरा पानी भारत को मिलेगा। भारत के लिए कितनी अच्छी खबर। देखिए, जब 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ, उसमें जो है 6 नदियों को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें से पूर्वी नदियां जो कि रावी, सतलज और ब्यास जो कि भारत के हिस्से में थी, जिसका पानी जो है भारत इस्तेमाल करता, और बाकी जो पश्चिमी नदियां थीं उसके पानी पर जो है पाकिस्तान का हक था। चूंकि वो अधिकतर पानी जो है उस पश्चिमी नदियां भी जो अधिकतर जो है भारत से होकर गुजरती हैं, तो ऐसे में उसका जो है 20% पानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरीके का करार उस वक्त हुआ था। चूँकि अब सीधे तौर पर रावी, सतलज और ब्यास नदी का पानी जो हमारे हिस्से का पानी है, और इसको कहीं भी हम लोग उस तरह से नहीं देख सकते कि ये जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है, क्योंकि ये पानी हमारे लिए ही था, हमारे इस्तेमाल के लिए ही था। और अब चूँकि अब तक जो है इसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जा रहा था जिस तरीके से करना चाहिए, और सारा पानी बह के जो है पाकिस्तान निकल जाता था। तो अब जो अभी फ़िलहाल की जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक जो डैम बनाए जाएंगे, डैम बनाने के बाद ना सिर्फ इससे जो है बिजली बनाई जाएगी, और साथ ही जो इसका पानी है उसको डाइवर्ट करके बाकी जो नदियां हैं देश की वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सीधे तौर पर एक मैसेज है, और एक डेवलपमेंट के तौर पर भी जो है इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका मैसेज सीधे सीधे पाकिस्तान को जा रहा है, क्योंकि भारत ने जो कहा है कि वो सिर्फ अपने हिस्से की जो नदियां हैं उसमें जो है इस तरीके की बदलाव कर रहा है, ना कि जो पाकिस्तान के हिस्से की नदियां हैं जो कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनके हिस्से में आई थी। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका है होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये नदियां जो है इसका पानी महज बताया जाता है कि महज 4 से 5% पानी का इस्तेमाल ही जो है भारत अब तक करता आ रहा था। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब ये डैम बन जाएंगे और उसके बाद इसका पानी जब पंजाब और
हरियाणा के जो बहने वाली नदियाँ उसमें जो है ये मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और उसका सीधे तौर पर असर जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग एक वाटर बॉम्ब की तरह भी देख सकते हैं, जो कि अब सरकार ने जो है, भारत सरकार ने पुलवामा अटैक के बाद इस तरीके का फैसला लेने की बात कही है। ठीक है, और इसका ऐलान नितिन गडकरी ने किया था, ट्वीट किया था, और नितिन गडकरी ने कुछ खास बातें भी कही थी। क्या कहा था, जरा वो सुन लेते हैं। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज़ किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे, और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट के भी अभी अप्रूवल मिला है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निकल डिज़ाइन तैयार करके तैयारी करो। अगर इसी प्रकार का बर्ताव ये हमारे साथ करेंगे और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे, तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है। और इसलिए वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। रिफत, क्योंकि ये एक तरीके से पानी बम भारत की तरफ से पाकिस्तान पर छोड़ा गया, कितना फर्क पाकिस्तान को पड़ता हुआ? रिफत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल दोहराएंगे आप? रिफत, इस तरीके से पानी का रोकना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली आने वाले दिनों में? देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि किस किस नदी को डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टोपोग्राफी देखें, ज्योग्राफी देखें, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहलिम का जो पानी है वो सीधे मुजफ्फराबाद जाके पाकिस्तान के बाकी एरियाज़ में जाता है। तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? अगर डाइवर्ट कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं? उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लग सकता है। और आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, क्या उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता है? यहाँ पे हमने देखा कि अगर डैम जो है उसकी हाइट जो है रेज़ की जाती है या डैम की कैपेसिटी रेज़ की जाती है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे देखना होगा टेक्निकलिटीज़ कितनी हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से कहा है नितिन गडकरी ने कि वो DPR बनाएंगे, उसके बाद इस पर काम होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, किस किस एरिया में डाइवर्ट किया जाएगा। अगर हम अभी ये कहें कि जहलिम का पानी डाइवर्ट किया जाएगा तो प्रैक्टिकली मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उससे बैक फ्लो आ जाएगा और पूरी कश्मीर घाटी जो है सैलाब में डूब जाएगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर रणनीति अपनाई जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड, अभी कश्मीर में किसी नदी को डाइवर्ट करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी किस तरीके की है वो भी देखने वाली बात होगी। मैं समझता हूं कि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। और दूसरी बात ये कि पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों में मुठभेड़ जारी है, जहां 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और ये मिलिटेंट बताया जा रहा है फॉरेनर है, पाकिस्तानी है। अभी एक बॉडी रिकवर की गई है। 2 से 3 मिलिटेंट बताए गए थे कि वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। आपको मालूम है कल शाम को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वारपोरा सोपोर में लॉन्च किया गया। ये नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और फौरन जो है फायरिंग का सिलसिला 10 बजे के करीब शुरू हुआ। उसके बाद होल्ड पे रखा गया ऑपरेशन। अर्ली इन द मॉर्निंग जब फर्स्ट लाइट आई तो फिर से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। फायरिंग दोनों तरफ से हुई। अभी एज ऑफ नाउ अभी जो डिटेल्स आ रही हैं, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है और वो फॉरन। देखिए, अभी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है क्योंकि एक मिलिटेंट के बॉडी की रिकवर होने की खबर है और दूसरा मिलिटेंट ये समझा जा रहा है कि मारा जा चुका है, लेकिन अभी दूसरी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। बताया ये जा रहा है कि कम से कम एक मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है और एक लोकल मिलिटेंट। 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर अभी हालांकि पुष्टि जो हुई है एक की हुई है, एक बॉडी रिकवर की गई है। ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर, अब पाकिस्तानी कलाकारों पर भी शिकंजे की तैयारी है। पाकिस्तान कलाकारों पर पहली बार फिल्म डिवीजन बोर्ड सामने आया है। फिल्म सिटी भी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के पक्ष में है। फिल्म सिटी और फिल्म बोर्ड के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा ने भी पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में लेने पर आपत्ति जताई और सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं लेने की सलाह भी दी है। 2 दिन में लगातार फिल्म और सीरियल से जुड़ी एसोसिएशन पत्र लिखकर
जिसके बाद फिल्म सिटी बोर्ड ने भी जारी किया बयान और विदेश मंत्रालय को बोर्ड ये खत लिखेगा और पाकिस्तान जो कलाकार है उनको वीजा न देने की भी मांग इसमें की जाएगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान कलाकार जो पाकिस्तानी कलाकार हैं उनको भारत में काम ना करने के लिए पाबंदी की मांग लगातार उठ रही है। आपको बता दें इससे पहले अजय देवगन जिनकी आने वाली फिल्म है उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान में इसे रिलीज नहीं करेंगे। साथ ही साथ सलमान खान ने भी अपने फिल्म से भारत फिल्म से आतिफ असलम को निकाल दिया। काफी खास माने जाते थे आतिफ असलम, कई सारे गाने सलमान खान के लिए गाए, लेकिन जब से ये पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद सलमान खान खुलकर सामने आए और उन्हें अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद अब ये बिल्कुल साफ है कि जो फिल्मी सितारे हैं वो भी पाकिस्तानी कलाकारों को अब नहीं चाहते कि वो उनकी इंडस्ट्री में काम करें। उन पर भी पाबंदी की मांग लगातार उठ रही है। पुलवामा हमले के बाद न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव खबर मिली है, जिसके तहत किस तरह से 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 44 जवानों के शहीद होने पर जैश आतंकियों के समर्थक सोशल मीडिया पर उमड़ आए थे। जब भारत में आतंकी हमलों के खिलाफ गुस्सा उमड़ रहा था उस समय सोशल मीडिया के कई आतंकी इस हमले पर खुशी जाहिर कर रहे थे। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिली उसके मुताबिक ये कोई साधारण चैटिंग नहीं थी, बल्कि जैश आतंकियों के मददगारों की सोची समझी ये साजिश थी। लगभग 2.5 घंटे तक, जी हाँ 2.5 घंटे तक सोशल मीडिया पर ये चैटिंग लगातार जारी रही और अब इस खबर के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अमित, हम जरा बताइए क्योंकि ये बेहद खास है, जिस तरीके से यहाँ पूरा भारत शोक में डूबा हुआ था और वहां खुशी मनाई जा रही थी। देखिए, जिस तरीके से जैश अपनी पूरी की पूरी गतिविधियां घाटी में चलाता है, कमोवेश उसी तरीके से इस पूरे के पूरे हमले के बाद सोशल मीडिया पर उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इस पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। कैसे अंजाम दिया हम आपको बताते हैं। 2.5 घंटे तक त्राल, अवंतीपुरा, पुलवामा और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट जारी था, इंटरनेट सर्विसेज ऑन थी, क्योंकि तुरंत धमाका हुआ था, बचाव कार्य का ऑपरेशन चल रहा था, तो सुरक्षा बलों की सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी। और यहाँ पर जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर है वो हरकत में आते हैं। चैटिंग का दौर यहाँ पर शुरू होता है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स का दौर शुरू होता है। यहाँ तक तो एक बात लोगों के तब भी समझ में आती थी कि हाँ इन लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी ने बारीकी से जब इन कंटेंट्स की पड़ताल की है तो ये पाया है कि बराबर जो ये नंबर्स कोट कर रहे थे कि अब कितने जवान शहीद हुए, अब कितनी तादाद पहुंची, और इसके अलावा लोकेशन भी अपनी चैट के दौरान ये जाहिर कर रहे थे कि इस जगह धमाका हुआ है, यहाँ पर अभी ये गाड़ी यहाँ पर मूव कर रही है। और ऐसे करीब 20 से 25 जो सोशल मीडिया ग्रुप है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है और कमेंट्स हैं, ये इन 3 चीज़ों पर ये बराबर ये पूरी तरीके से एक्टिव थे और अब इन पर खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। तो जितनी पुख्ता तरीके से इसको अंजाम दिया गया, उतनी ही पुख्ता तरीके से इस बात को पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई। ठीक है अमित, बने रहिए। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए पुलवामा हमले को कायराना बताया। यूएनएससी ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले, उसके लिए फंडिंग करने वालों और ऐसे आतंकियों को पनाह देने वालों पर कार्रवाई करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ऐसे वक्त में पूरी दुनिया से अपील की है कि वो भारत का साथ दे। तो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम बात कर रहे हैं। पुलवामा हमले की उस तरफ से निंदा की गई। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी संगठन, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो चाहे और संगठन, उनकी ये कायराना हरकत बताई और साथ ही साथ भारत का साथ देने की भी बात कही है। अमित, कुल मिलाकर अब ये देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में तमाम जो और देश हैं वो भी अब भारत का साथ दे सकते हैं, यानी भारत का जो पलड़ा है इस पूरे मुद्दे पर वो सबसे भारी है। न केवल भारी है बल्कि पाक साफ हो चुका है कि भारत को किस तरीके से आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचा है। और जब वैश्विक मंच पर इतनी बड़ी सर्वोच्च संस्था जब ये रेजोल्यूशन पास करती है, बयान जारी करती है, तो इससे जाहिर होता है कि कैसे समर्थन आ रहा है। अब न केवल ज़्यादा से ज़्यादा देश इस प्रस्ताव के बाद, रेजोल्यूशन के बाद भारत से जुड़ेंगे, बल्कि अब
भारत के साथ जो लंबे समय से बात चली आ रही थी कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए, इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए, जिस पर अलग अलग आतंकी तंजीमें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, तो देश, इससे सारे देश साथ आ सकें, इस पर भारत की जो महत्वाकांक्षी योजना है या भारत का जो विजन है, इसमें उसको मदद मिलेगी। और अब आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश तो आएंगे ही, और उसके अलावा जो टास्क फोर्स है वो भी अब बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।